के उनसे विनम्र आग्रह कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में है डॉक्टर सुषमा टम्टा KUISC सेल की निदेशिका हैं, उनसे भी विनम्र आग्रह कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर नीलू लोधियाल जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और उनसे विनम्र आग्रह कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक कुमाऊं विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय कुमार जी, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर आशीष तिवारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ममता चंद जी रेंज ऑफिसर नैनीताल हमारे साथ हैं। डॉक्टर रजनी रावत हमारे साथ हैं और फॉरेस्ट की बाकी टीम भी हमारे साथ है, इस कार्यक्रम में पहुंची है। उनका कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार में पहुंचने पर उनका स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही डॉक्टर हर्ष चौहान हमारे साथ हैं, डॉक्टर मंडोली और विकास पंकज हमारे साथ हैं। मैं सभी छोटे छात्रों का स्वागत करते हुए, सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस में हम अपने जो आसपास जो आज आप देख रहे हैं कि अग्नि किस तरह से अपनी ज्वाला को बिखेर रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय DFO महोदय नैनीताल से और मंचर सिंह सभी अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन कर हमको इस सेमिनार को, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे। प्लीज सर। रजनी रावत नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से यहाँ पर उपस्थित DFO डायरेक्टर नैनीताल जू श्री बिजुलाल सर, सभी प्राध्यापकों का, रेंज ऑफिसर का, शोधार्थियों का, सभी स्टूडेंट का और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर विजय कुमार टम्टा सर को मंच पर इनवाइट करती हूँ। सर आपका मंच पर स्वागत है। डॉक्टर विजय कुमार टम्टा सर का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है कि वनों को अग्नि से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी विषय पे हमारे DFO बिजुलाल जी और रेंज ऑफिसर ममता चंद जी यहाँ पे हैं, जो आप लोगों से इस बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये गर्मियों का मौसम है और आजकल हमारे जो जंगल हैं बहुत ड्राई और सूखे हो रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर कहीं से कुछ अग्नि से वो उनका सामना होता है तो ये एक भीषण ज्वाला के रूप में इसका परिणाम हमें मिलता है, जिसमें हमारे पशु पक्षी और जंगल के जो जीव जंतु और हमारा जो बहुमूल्य फॉरेस्ट की जो हमारी संपदा है उसका विनाश हो रहा है। तो इसको हम कैसे बचाएं और रोकें, इस सब पे आज एक विस्तृत चर्चा हो रही है, जो बहुत ही मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे उपस्थित लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी कि हम अपने वनों को अग्नि से कैसे बचाएं। तो इसी विषय पर जो यहाँ पर चर्चा होनी है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और थैंक यू रजनी फॉर इनवाइटिंग मी। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रभागी वनाधिकारी TR बिजुलाल जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर LS लोधियाल जी सम्मानित विभागाध्यक्ष वन विज्ञान विभाग हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुषमा टम्टा KUISC सेल की निदेशिका हैं और साथ ही डॉक्टर नीलू लोधियाल जो उन्नत भारत अभियान की कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर हर्ष चौहान, सभी प्राध्यापकों का, ममता चंद जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन है और साथ ही प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं और इस महत्वपूर्ण बात के साथ साथ आप जंगल के उन जो हमारे जानवर, जंगली जानवर हैं या जो हमारे छोटे छोटे कीट पतंग हैं, उन पर आज चर्चा निश्चित रूप से होगी कि हम अपने बारे में तो निश्चित रूप से सोच रहे हैं, लेकिन कभी इस जंगल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसकी प्रारंभिक भूमिका रखने के लिए मुझसे कहा गया है, मुझसे निर्देश दिया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, अग्नि को ऊर्जा का स्रोत माना गया है, लेकिन अग्नि का दानव रूप भी हमको सामने में दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा दानव रूप जहां हमारा पारिस्थितिक तंत्र समाप्ति की ओर चला जा रहा है। हमारे जो पूरा सिस्टम है, जब हम बार बार बात करते हैं ना, तो 17,50,000 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं
और 100 मिलियन स्पीसीज तक हो सकती है, उनके ठिकानों पर कहूंगा कि अटैक हो रहा है, वो भी आग के द्वारा। और उसके जरिए जो मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसकी घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि बाघ को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो इंसान के शिकार की तरफ बढ़ने लगा है और वही उसके जीवन चक्र को पूरा करता है। तो देखिए, जब आग, मैंने कहा कि ऊर्जा का निश्चित रूप से प्रतीक है, हम ठंड में निश्चित रूप से आग का आनंद लेते हैं, धूप से भी हमको वही एनर्जी मिलती है। किंतु जब मैं बात करता हूं कि जो हमारे जंगलों में आग लग रही है, तो 121 घटनाएं उत्तराखंड में हैं, जो आज रिपोर्टेड की गई है कि 121 घटनाओं में हमारे उत्तराखंड में अग्नि की घटनाएं चली है, अलग अलग जंगलों में चली हैं। परसों रात से आदरणीय हमारे जो डीएफओ साहब हैं, उन्होंने बल्दिया खान की आग को बुझाने में बहुत मेहनत की और कल जाके वो उस पर कामयाबी हासिल कर पाए। वही हाल खुरपाताल के जंगलों का है, मंगोली के जंगलों का है। अगर जब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट में जब आग लगती है, तो केवल आग ही नहीं है, केवल वन संपदा ही नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि उसके पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहे हैं। CO2 लेवल की बात करें तो आज हमारी जो चुनौती है वो 418 ppm तक जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ रहा है। और जो हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो खत्म हो रही है। आवास का श्रेय होना सबसे बड़ी, जो हमारी जैव विविधता को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं, आवास का श्रेय होना, और वो जंगल की आग से दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो चाहे माइक्रोब्स हैं, चाहे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इस जंगल की आग के ढेर हो गए हैं। वो शायद कब हमें मिलेंगे ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारा ऑक्सीजन का सोर्स है, वो समाप्ति की तरफ चल रहा है। देखिए, आग जब लग रही है, जो नीचे के हमारे श्रब्स हैं, ट्रीज हैं और हर्ब्स हैं, वो इस आग से प्रभावित हो रहे हैं। और साथ ही हमारा जो जंगल का कवर है, फॉरेस्ट कवर जिसे हम कहते हैं, वो भी कम हो रहा है। हम उत्तराखंड में बार बार कहते हैं ना कि 65% वन है, लेकिन कभी हमने उसके अंदर जाके झांक के देखा कि केवल 85% हमारे पास इंटैक्ट फॉरेस्ट है, और बाकी का तो कहूंगा कि जो इंटैक्ट बाकी जो उसके सोर्सेज हैं, या डिस्पर्स फॉरेस्ट है, या अन्य तरह के जो हमारे जो सॉइल है जिस पर कुछ नहीं हुआ, वो शामिल है। इसके अलावा होगा और एक नया कहूंगा कि जो जीवन का सिलसिला है वो आगे चलते रहेगा। इसके लिए उन्होंने 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो खराब हो चुका है उसको रिहेबिलिटेट करने की बात करी है। $9 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट इसमें काम करेगा, खर्च करेगा। और जब हम पृथ्वी दिवस कल मना रहे थे तो हम बार बार अपनी थीम्स को बदलते हैं, तो अब इस साल की जो थीम है वो इन्वेस्ट ऑन आवर प्लेनेट, यानी कि हमारे अपनी धरती के प्रति क्या कर्तव्य है, हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ पैसा ही हमको सब कुछ नहीं देगा, जो आपने कोविड काल में भी देखा। अब जरूरत है इस पर्यावरण को बचाने की। क्यों बचाने की जरूरत है? क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन होता है, और इस जीवन को बनाए रखने के लिए हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे प्लास्टिक में अगर हम बात करें, छोटी सी बात करना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 144 करोड़ बॉटल्स वाटर की इस्तेमाल होती है। उनके डिस्पोजल की क्या कोई प्रोसेस है या नहीं है? और ये अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये सिलसिला निश्चित रूप से जब हम हमारे जो फॉरेस्ट है, उसमें जिस तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट जिस तरह से हम फेंकते हैं, वो भी जंगल की आग को और बढ़ाने में कारगर होता है। इस तरह से कुल 68 बिलियन टन जो है मृदा यानी कि सॉइल जो है पर ईयर खत्म हो रही है। ये बड़ी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को कैसे हम निपट सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि हमारा केवल सरकार है या हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वही कारगर हो सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और आप सबको ऐसा भी मुझे तो निश्चित रूप से लगता है कि जितने भी जंगलों में आग लगती है वो मैनमेड आग है। वो किसी ने अपने आप तो आग पैदा नहीं होती ना, तो ये आग निश्चित रूप से फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, बिकॉज हमारा मिशन है कि प्रजा प्रसार के साथ साथ आग का इंडेंस कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे DFO डिविजन फॉरेस्ट ऑफिसर का चैलेंजेस के बारे में हमने आपसे थोड़ा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपना विचार शेयर करना चाहता हूँ। हमारा फायर सीजन फॉरेस्ट फायर सीजन ऑफिशियली शुरू होता है कि फरवरी 15 से जून 15 तक ऑफिशियली फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होता है।
तो हमारा तैयारियां उसी हिसाब से क्रूज स्टेशन मेंटेनेंस, क्रूज स्टेशन मतलब नैनीताल फॉरेस्ट डिविजन में 70 क्रूज स्टेशन है। एक क्रूज स्टेशन एक फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर के अंडर होता है, उसमें टेम्परली अपॉइंटेड फायर वॉचर्स भी होता है, कभी 2 कभी 3, जरूरत से हिसाब से उसको हम अपॉइंट करते हैं। और हमारा ये फायर सीजन हम ऑफिशियली डिक्लेयर किया, लेकिन फिर भी हमारा ये फायर सीजन कभी भी आग का वो आग जलने के लिए एक 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक तो टेम्परेचर है, दूसरा ह्यूमिडिटी है, तीसरा विंड है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। और टेम्परेचर कभी भी इस साइकिल में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसके बीच में बारिश भी होता है, बर्फबारी भी होता है। बेसिकली शुरू में मेरे को समझ में नहीं आता कि हो रहा है क्या, कि इवन दो फायर सीजन डिक्लेयर होता है कि कभी आग लगता है कि मई से शुरू होता है, कभी आग फरवरी से शुरू होता है, कभी मार्च से शुरू होता है। तो ये आइडियल कंडीशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि मतलब कल बारिश हो गया, बारिश होने के बाद भी 1-2 दिन में ही आइडियल कंडीशन, टेम्परेचर हाई हो गया, ह्यूमिडिटी लो हो गया और विंड तेज चल रहा है, तो आग लगने का हाई संभावना है। तो हमारा इधर हिल एरिया से 65,000 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके अलावा 500 अबोव वन पंचायत एरिया है। वो एक ह्यूज एरिया है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ लैंड्स, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो इतना ह्यूज एरिया है और स्टाफ का 8 रेंजर्स है और 8 रेंज ऑफिसर्स। देन स्टाफ का कमियां भी है, फॉरेस्ट गार्ड भी कम है और फॉरेस्टर्स भी कम है। तो सफिशिएंट स्टाफ का ये बड़ा चैलेंज है कि स्टाफ का कमी। और हमारे एक 2020 में 2019, 2020, 2021, 2000 पिछले 4 साल में हम रिव्यू करें तो 2019 में मॉडरेट फायर हुआ था, 2020 में एक ही आग हुआ था और 2021 में उस समय लॉकडाउन था, एक कारण लॉकडाउन था और दूसरा बीच में बारिश, मार्च में फिर लगातार बारिश होके ये 3 कंडीशंस ये बन नहीं पाया। तो ये प्रकृति में ये 3 कंडीशंस, टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी लो होता है, विंड तेज चल रहा है, तो ये आइडियल कंडीशन हुआ नहीं था 2020 में। तो 2020 में एक ही घटना हुआ था और 2021 में बहुत ही आग लग गया, ऑलमोस्ट 84 घटना हुआ था। तो वो फिर उस समय जो मूर्छा से अंदर होते और एकदम टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी लो हो गया, तो उसी कारण से हुआ था। और लास्ट ईयर एनडीआरएफ टीम भी आया था, एयरपोर्ट 4 से आग शुरू हुआ था और 10-15 दिन में इंटेंस फायर फाइटिंग किया था। बहुत सारी मनोर एरिया, बहुत सारी एरियाज हमने मेहनत करके बचा दिया। तो हमारा एक बड़ा चैलेंज है कि अप्रोचिंग टाइम किधर भी आग लग गया तो हमारा 4 सैटेलाइट इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे परस्पर जो व्यवहार है दूसरे को समझने की आवश्यकता है इस समय। तो अभी ये क्यों हो रहे हैं और इस पे क्या इसके निदान हो सकते हैं, इस चीज में थोड़ा सा हम ध्यान आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मानव जीव संघर्ष हो क्यों रहा है। अभी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में आप लोग लगातार देखोगे, आज यहाँ घटनाएं होगी, आज महिला को उसने मार दिया, आज किसी बच्चे को किल कर दिया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण में आप थोड़ा अभी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अच्छे शिक्षित हैं, आप लोगों को भी दिख रहा है कि हम लोग का जो जंगलों में आवाजाही है, जंगल में इंक्रोचमेंट बढ़ गया है। कुछ जो पहले किसी जमाने में अगर जो इंटरफेस हुआ करता था जंगलों और आबादी का या हमारे जितने भी ह्यूमंस का, वो बहुत बड़ा हुआ करता था और उनके और बीच में काफी अच्छा एक फॉरेस्ट का एक पैच बना हुआ था, इंटरफेस बना हुआ था, ताकि हम लोग जो आबादी में हमारी ह्यूमंस है वो देख लेते थे कि हाँ भी एनिमल वहाँ पर है और ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। वो देखते थे लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन अब इस समय क्या हो रहा है, जो इंटरफेस है बहुत ही
कम रह गया है, बहुत इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं रह गया। हम लोग उसके घरों पे घुस गए हैं। और जहाँ तक हम कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ में जितना डायपर्स की संख्या ज्यादा हो रही है, लेकिन हम ह्यूमंस भी अपना देखें कि हमारी संख्या भी तो ज्यादा हो रही है। हम भी दिन पर दिन उनके इलाकों में घुसे चले जा रहे हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं, अंदर तक चले आ रहे हैं। तो एक मुख्य कारण ये भी है कि हमें हमारी जो उनके घरों में जो जाने की प्रक्रिया है बहुत ज्यादा हो गई है। तो एक कारण ये है। इसके अलावा जो दूसरा है, उसका जो प्रे डेंसिटी है, जो उसका नेचुरल प्रे, चाहे वो हिरन है, चाहे वाइल्ड बोर्स है, चाहे चीतल है, कोई भी डेढ़ प्रजाति की कोई भी स्पीशीज है, उसकी डेंसिटी थोड़ा कम हो गई है। अगर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वालों पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर जितने भी चीजें हो रही हैं, वो प्रे डेंसिटी हो सकता है कि वहाँ कम हो गई हो, और वो धीरे धीरे जब ये कम हो जाती है तो वो गौशालों की तरफ आकर्षित होते हैं। गौशालों में क्योंकि थोड़ा सा इजी प्रे हो जाता है, बकरियां हैं, चाहे गाय के बछड़े हैं, तो उनकी ओर आकर्षित होकर वो गौशालों में कभी कभी घुस जाते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट का एक रूप ले लेते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कार्कस मैनेजमेंट है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो हमारा सही नहीं है। क्योंकि आप भी आसपास देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जितना भी हमें लाइफ स्टॉक का कभी डेथ हो जाता है तो हम जंगलों में ऐसे ही फेंक देते हैं। हमारा जो वेस्ट घर का होता है, चाहे हमने चिकन वगैरह मंगा के खा लिया तो हम आसपास कूड़े में डाल देते हैं। ये चीजें क्या है, स्ट्रे डॉग्स को आकर्षित करती है और इसीलिए वो लेपर्ड्स या टाइगर्स भी आकर्षित होकर हमारे आसपास भटक रहे हैं और ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दे रही हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे आपको विशेषकर ध्यान, लापरवाही हुई तो जितने भी मॉब है उसमें उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंजुरीज बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई मरने की भी घटनाएं हो सकती है। तो इसको मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट रहता है। उसके लिए हमारी टीम रहती है, टीम के सदस्य रहते हैं, ताकि हमें पुलिस फोर्स की आवश्यकता है या कैसे मैनेज करना है इन लोगों को, इन चीजों को। तो वो सबसे हमारा एक टफ टास्क रहता है, तो भी मैनेजमेंट करना हमारा काम रहता है। तो हम ये मैनेज करके उनको रिहेबिलिट करते हैं उसके ट्रीटमेंट के बाद। ये भी बंदाखेड़ा साइड का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें वो खड़कों में फंस गया था, क्योंकि वो खड़के भी इसीलिए लगाते हैं ताकि कोई एनिमल वगैरह से फंस जाए और अपने कंजम्पशन के लिए। तो इसको भी इस तरह के हमें उसको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। और ये भी दानी बंगर का एक इशू है टाइगर का, तो वहाँ से हमने इसको कैप्चर किया था, क्योंकि ये उसका पैर फ्रैक्चर था बेसिकली, और ये बिल्कुल आबादी के पास था। अगर आसपास जाता तो ये समस्या, कुछ लोगों ने इसने ध्यान भी कर दिया था। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको ट्रैप को रेस्क्यू करके अभी रामनगर जिला रेस्क्यू सेंटर पे पहुंचाया। तो अभी काफी बढ़िया हालत में है। ये भी जो गौर डैम है, हरिद्वार जलाशय, वहाँ पर भी एक टाइगर रेस्क्यू हुआ था। तो लेकिन ज्यादा स्थिति खराब थी तो ये बच नहीं पाया। उसके बाद एक रेडियो कॉलर हमने एलिफेंट का किया था मोहन साइड में, वो भी प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स को भी करना पड़ता है मजबूरी में, ताकि क्योंकि ये बस में तोड़ फोड़ और वो लूटना पड़ता करता था, तो उसको हमने मैनेज किया था। मैंने मैं जब पॉलिटेक्निक रोड से आता हूँ तो मैं कई दिन देखता हूँ कि वो जो जानवर है वो छोटे छोटे। अब हम तो अपना टुकड़ा आप ही से कह सकते हैं, लेकिन बंदर तो इतने खतरनाक हैं कि वो पूरे दिन छत में कूद कूद के जो है वो आदमी को परेशान करते हैं। केवल अंधेरे में भगते हैं और दिन में आपको मिल जाते हैं। तो इसका कोई सॉलिड उपाय, क्योंकि डीएफओ साहब भी बैठे हैं, ये मुझे लगता है कि मैं अपने जो इलाके की बात कर रहा हूँ 7 नंबर के, हो सकता है दूसरे इलाकों में भी हो, ये सभी जगह ये सर ये सभी का ही है। इवन मंकी का जो विलेज है, ये पूरे उत्तराखंड में सबसे अभी हॉट टॉपिक है, क्योंकि इसने पूरे खेतों को उजाड़ दिया है, किसानों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन यही नहीं, पूरे उत्तराखंड में ये चीजें दिक्कत कर रही है। तो जैसे आपकी समस्या है कि आपके इलाके में ये कुछ ट्रूप्स है घूम रहे हैं और उत्पाद मचाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा इसमें गलती ह्यूमंस की है, क्योंकि हम लोग उसको चिप्स वगैरह या कुछ ऐसे कर रहे हैं या दुनिया भर की चीजें दे रहे हैं। और हमको क्योंकि मंगलवार के दिन देखा होगा बहुत आपके हनुमान मंदिर के सामने लोग लाते पूरा भंडारी की तरह और लोग चने वाले खिलाते हैं। तो वो अगर हमें रूटीन छोड़ना पड़ेगा, ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। और हमने जो प्रोग्राम दिखाया था वो तो एक लॉ एक्टिव प्रोग्राम है, अभी आने वाले 10 साल में उसका इफेक्ट नजर आएगा, अभी नहीं नजर आएगा सरकारी। और जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम का समाधान है, हमारा रेस्क्यू सेंटर में एक चीज है, तो आप वहाँ कंप्लेंट वहाँ दर्ज कर सकते हैं टेलीफोनिक। हमारे अल्लाह जी हमारे इंचार्ज हैं, तो बता सकते हैं, तो वो आपके वहाँ टीम आके उसको पकड़ लेगी, ताकि हम स्लाइशन करके उसको वापस रिलीज कर देंगे। तो इसमें ये तो समस्या रहनी ही है, ये समझिए। तो इसका इतना जल्दी निदान होना है, क्योंकि एक तो हमारे इसमें परंपरा है कि हम लोग हनुमान जी का एक रूप मानते हैं, तो उसको न मार सकते हैं, न वर्णित घोषित कर सकते हैं। तो इसमें फिलहाल तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं पाएगा। अब ये दिक्कत है ना, जो मंकीज ट्रूप्स आसपास शहरों में घूम रहे हैं, उनका क्या है
कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल, चाहे कोई भी इंसान ले लीजिए, जब उसके बच्चे को सिखाता है कि भैया उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करके इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन कराया। और आज का जो प्रोग्राम है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहते हैं, हम लोग चलाते रहते हैं, लेकिन आज का इम्पोर्टेंट है कि ये इस फायर सीजन में अभी हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। चारों तरफ आप जैसे कि देख रहे हैं जगह जगह फायर ओरिजिनेट हो जा रही है। तो ऐसे में इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हम मतलब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो ये नीड ऑफ द आवर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो व्याख्यान कहें या अपनी बात कहें प्रारंभ करती हूँ। मैं ममता चंद एज ए रेंज ऑफिसर पिछले कुछ वर्षों से नैनीताल में काम कर रही हूँ। और नैना रेंज जो किलगरी पंगोट एरिया है वो भी हमारी जुरिडिक्शन में आता है, हमारे मैनेजमेंट में, जो कि ओल्ड फॉरेस्ट। अभी आप सभी लोग उस एरिया को जानते हैं, उसकी ब्यूटी से आप लोग उसकी ब्यूटी को एडमायर डेफिनेटली करते होंगे कि बहुत सुंदर एक यूनिक ओक फॉरेस्ट वहां पे है। तो ऐसे ही हमारे पूरे नैनीताल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नैनीताल में भूमिका की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नैनीताल में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो कि नोटिफाइड है उसका जो एरिया है बहुत ज्यादा है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स, वहां पे आप देखेंगे यहाँ पर आबादी का या जनजागरूकता, एक आम नागरिक इस संशय में रहता है कि क्या ये हमारी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है, या कभी उन लोगों को यह भी संशय रहता है कि हम लोग इसमें ये क्या करेंगे तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और या लैक ऑफ इंटरेक्शन भी रहता है। तो 1992 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। उसमें उस डिसीजन में ये कहा गया था कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो उसके कुछ वर्षों बाद यूजीसी ने अपने पाठ्यक्रमों में जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो उसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। तो इसी के क्रम में वो इसलिए किया कि जो हमारा यूथ है वो हमारी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जस्ट यही बात हम लोग 9, 10 या 11 के स्टूडेंट से भी कहें तो वो इसको सीरियसली नहीं लेगा या एक कान से सुन के एक कान से निकाल देगा। लेकिन अब आप लोग इस स्टेज में आ गए हैं कि आपको एक जिम्मेदार, जैसा कि सर ने कहा कि अभी से आप लोग हार्डवर्क करेंगे तो आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप कन्वर्ट होने वाले हैं। तो इसी फॉर्म में, इसी सीक्वेंस में मैं भी ये करना चाहूंगी कि आप अभी इस स्टेज में हैं कि इसके बाद आपको एक एज ए जिम्मेदार सिटीजन इंडिया में रोल निभाना है आपका, से ग्रसित रहना है। तो उन गाँवों में जो नौले हैं, धारे हैं, तो उनमें वाटर रिचार्ज होने लगा है। अभी हम लोगों ने कुछ सरपंच प्रधान या गांव वालों से जो उनसे फीडबैक लिया था, तो वहां पे उनके जल स्रोत रिचार्ज होने लगे हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों से अपील करती हूँ कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में अपना साथ दें। किया गया। उसके पश्चात सन 2010-11 में कुमाऊं क्षेत्र का पहला रेस्क्यू सेंटर रानीबाग में स्थापित किया गया, जिसमें इस समय तक जो अभी तक निर्माणाधीन ही है। इस समय हमारे पास रेस्क्यू सेंटर रानीबाग में 4 लेपर्ड और 2 टाइगर्स को रखने की व्यवस्था है, जिनका उपचार वहाँ पर सही ढंग से किया जा सकता है। और बंदर अभी इसी के साथ साथ हमारा 2010 से इसका कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 2018 के बाद वहाँ पर एक नई चीज़ हमने यहाँ पर संचालित की है, मंकी स्टेशलाइजेशन। जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया, बंदर बधियाकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आबादी क्षेत्रों से बंदरों को पकड़ के ले जाते हैं और ले जाने के बाद उनका वहाँ पर बधियाकरण किया जाता है और उसके पश्चात उनको जो है दोबारा दूर आरक्षित वन क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। तो अभी आप बता रहे कि नैनीताल में बहुत बंदर की समस्या है। नैनीताल में हर हफ्ते हमारी टीम आती है। अब इसमें यह है कि आप लोगों के पास शायद नंबर न हो, इस कारण आप कोई फोन नहीं कर पाए। अगर मैं नंबर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए सर। 975636
4536 फिर से लगे दोबारा लगे 97। अच्छा फॉरेस्ट में अब सब हर किसी का एक्सपीरियंस है, और जो जब हम फॉरेस्ट में काम करते हैं तो एक उसको नेचर लेवल की तरह काम करते हैं, तो हमारा पर डे नया एक्सपीरियंस गेन होते रहता है। तो जो इसलिए मैं आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये वनों की वन अग्नि सुरक्षा। अभी इससे पहले डेगू सर ने भी काफी इसमें बताया, मैम ने भी बताया, लेकिन आप लोगों को भी काफी पता होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मल है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम भी नेगोशिएट करते हैं, लेकिन वो हमारी डेली लाइफ में अगर हम उसको यूज करेंगे और हमें पता होगा क्या क्या रीजंस हैं, तो शायद हम किसी हद तक फायर प्रोटेक्शन को रोक सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप रोक सकते हैं, एज ए प्रोफेसर रोक सकते हैं, एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर हम रोक सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले आग लगने के मेन जो कारण होते हैं, एक होता है पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण क्या होता है? अत्यधिक तापमान बढ़ना। अगर जंगल में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ता है, उससे हमारे ड्राइनेस नमी कम हो जाती है, जिससे आग लगने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है। तेज हवा में चलने से चट्टानों से पत्थरों का गिरकर आपस में रगड़ना, जिससे कि अग्नि की संभावनाएं होती है। नेचुरली ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों में होता है। कभी हमारे बार्किंग ड्रेस, घुड़र, काकर अपने इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, तो उस स्पीड में काफी पत्थर चट्टानों से गिरते हैं। तो जैसे हमारे पूर्वज लोग भी पत्थर रगड़ के यहाँ पे स्वागत करते हुए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें जो आज वन विभाग की ओर से, नैनीताल वन प्रभाग की ओर से प्रभारी वनाधिकारी जी के निर्देशन में जो हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई, किस तरह से हम अपने वनों का फायर से प्रबंधन कर सकते हैं। कि जो फॉरेस्ट फायर जो है बहुत एक आज की डेट में जो है बहुत एक निगेटिव रूप में हम उसको लेते हैं, लेकिन फायर निगेटिव ही नहीं होती है, ऑलरेडी वो पॉजिटिव भी होती है। लेकिन अगर हम वनों के केस में देखें तो वन जो है कि बहुत महत्वपूर्ण एक इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, जिसमें बहुत अच्छी प्रजातियां हमको देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी की बात हम करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे वन जो है कि कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। अगर हमारे वन नहीं होंगे, वन हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी आजीविका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे और बहुत सारे कार्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पे इन विभाग के द्वारा जो भी सुझाव बताए गए हैं, जो भी सहयोग मांगा जा रहा है कि आप यूथ है और आप किस तरह से जो है कि आज के समय में जो है कि अपने वनों को बचा सकते हैं, और किस तरह की जानकारी विभाग के सारे अधिकारियों ने हमें यहाँ पे उपलब्ध कराई है या उनकी जानकारी दी है, तो मैं इन सभी अधिकारियों का यहाँ पे धन्यवाद भी करता हूँ।